गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोग का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग रेलवे एनटीपीसी पे आधारित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, तो फिर से मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं लेकर। ठीक है, तो हालांकि देखो ठंड तो रहती है, लेकिन पढ़ाई करना तो छोड़ना नहीं है ना। तो चलिए, आज भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं। ठीक है, तो ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका जवाब आप लोग फटाफट से दीजिए। अब देखिए, जैसे सवाल कह रहा है एक कार्यालय में 108 मेज है, 132 कुर्सी है। ठीक, तो बच्चों जो टेबल है वो 108 है, कुर्सी 132 इसने बोला है। ठीक है, उनमें यदि 1/6 मेज यानी कि ये और 1/4 कुर्सी टूट जाए, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर 1/6 मेज टूटे तो ये बचेगा कितना भाई मेरे, 5/6। 108 का निकाल लो, 6 के पहाड़े में बताओ भाई, ये जो आपका जाएगा तो कितने बार में, 6 कम 6 है ना, और ये 6 के 48। ठीक, तो 18 बचे कितना हो गया, 90। ठीक, अच्छा दूसरी जगह देखो, तो 1/4 अगर टूट गया तो ये कितना बचेगा, 3/4, तो 132 ये आपसे बोला है। अब बताइए 4 के पहाड़े में 4 तियां 12, 4 तियां 12, तो ये कितना हो जाएगा, 99। ठीक, अब बच्चों यहां पर इसमें बोला है कि उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार, सवाल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये बताइएगा कि हर बंदे को बताओ कि एक मेज और एक कुर्सी चाहिए होगी, तो जाहिर सी बात है, बताइए दोनों में से आंसर कौन सा टिक करोगे, 99 या 90। तो जाहिर सी बात है 90। भाई अगर एक मेज और एक कुर्सी अगर चाहिए तो भाई जाहिर सी बात है हमें जोड़ा देखना होगा, और जोड़ा तभी बन पाएगा जब इन दोनों की संख्या बराबर हो। तो इन दोनों की संख्या बराबर तभी होगी जब हम लोग 90 लेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 90। कई बच्चे 99 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल दिख रहा है सभी बच्चों को। चलो ये सवाल देखो भाई, इसका आंसर बताओ। कह रहे यदि 5416 और *6, ठीक है, अगर इसको पूर्ण वर्ग है तो बताइए स्टार की जगह पर क्या अंक होना चाहिए। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था 5416, अब स्टार की जगह नहीं पता, हमने डैश लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर कौन सा अंक होना चाहिए, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो लास्ट के 2 अंक वही होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में लास्ट के 2 अंक होने चाहिए, है ना। तो अब जरा बताओ कि अगर मान लो मैं यहां पे रखूं 9, तो बताइए जो 96 होगा कौन से स्क्वायर, 1 से लेकर 24 तक में, बताइए किसके स्क्वायर में लास्ट के 2 अंक 96 होते हैं, बस ये बता दो आप लोग। तो आपको ये बात पता है अच्छे से कि ऐसा जो है 14 के स्क्वायर में होता है ना। अच्छा बाकी भी चेक कर सकते हो, अगर मान लीजिए बाकी आपने 4 रखना चाहा तो 46 किसी में आता है, नहीं आता, आप देख लेना। ठीक है, 6 रखोगे 66 नहीं आता, 5 रखोगे 56, बताओ क्या 56 आता है, सही बच्चे बताओ, क्या 56 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में किसी भी नंबर में 56 आता है, बताइए। शायद मुझे लगता है कि 16 के स्क्वायर में आता है कि नहीं आता है, बताओ, बोलो बच्चों, 16 के स्क्वायर में 56 आता है। तो अब देखो यहां पर ये जो कंडीशन है ये आप लोगों की कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, दिख रहा है सबको, बोलो भाई। अब देखो यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया,
अब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि भाई यहाँ पे 9 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। अब क्या करें सर, है ना, अब क्या करें? तो अब देखो, अब करना ये होगा कि अब आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, है ना, कि हाँ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर किसका मतलब हो सकता है। और ये चीज चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये चीज चेक करने के लिए आप ये करोगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है, एक बार यहाँ पे 9 रख के और एक बार यहाँ पे 5 रख के आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये किसका हो सकता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से मेरे को चेक करके आप फटाफट बताओ ये किसका हो सकता है। क्या 9 रख के हो पा रहा है, बताओ। 9 रख के 9 रख के मुझे लगता है कि 6 36 और ये हो जाएगा 6 36 यानी कि 73, 736 का होना चाहिए। ठीक है, 5 रखने पे ये नहीं आ रहा है। 5 रख के देखो ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं बन रहा होगा, है ना, 9 रख के बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई 9 जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलो बच्चों, ये जो सवाल आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सवाल आजकल आपको एनटीपीसी में देखने को बड़ा मिल रहा है ना, तो मैंने कहा चलो आपको मैं करवा भी दूं। ठीक है, अब देखो जैसे 1 में यहां पर देखना कि √1 प्लस √2 दिया है। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है ना उसको आगे रख लो, √2 + 1 ऐसे लिखो, और ये क्या है आपका, इसको √3 + 2 लिखो। ठीक है, और सो ऑन, ये आगे जो है लास्ट में वाला √, इसको 100 कर दो और इसको 99 कर दो। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है वो देख के जाएंगे, है ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना है कैसे इसको करना है। ठीक है, अगर मान लो ये है, इसको मैं रैशनलाइज करूं, ठीक है, तो √2 - 1 और √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास बचेगा बच्चे √2 - 1 और नीचे बताओ a + b a - b, तो a² - b², तो ये बचेगा केवल 1, है ना। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पर बताओ कितना हो जाएगा, √2 - 1। इसी प्रकार से इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, √3 - √2, और ऐसे ही करके आगे चल के बाकी की संख्याएं भी इसी प्रकार से आते जाएंगे, है ना। और जब ये इसी प्रकार से आते जाएंगी, ठीक है, तो ये बताइएगा कि ये आपका हो जाएगा कितना, √100 - √99। ठीक दिख रहा है, दिख रहा है। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ कि यहां पर ये +√2 है जबकि ये -√2 है, यानी कि पहले वाले टर्म का पहला नंबर दूसरे वाले टर्म का दूसरा नंबर आपस में कैंसिल हो रहा है। तो अब जरा बताओ कि इस वाले टर्म का पहला नंबर तो अगले में दूसरा नंबर कैंसिल होगा। तो हमें यह बात पता चल गई कि पहले वाले टर्म का अगर दूसरा नंबर बच रहा है ना, पहले वाले टर्म का अगर हमारे पास दूसरा नंबर बच रहा है यहां पर, तो बच्चों ये बताओ कि यहां पर हमारे पास कौन सा टर्म बचना चाहिए, ये वाला या ये वाला। देखो पहले टर्म में दूसरा बच रहा है तो यहां आखिरी वाले में पहला बचना चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां -1 बचेगा और यहां पर +√100 बचेगा। 100 मतलब 10 और 10 में गया 9, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे, है ना। और मैं देखो ये चीज आपको दिखा भी देता हूं, बताओ अगर इससे पहले की संख्या लिखना चाहोगे तो बेटा इससे पहले की संख्या क्या लिखोगे, यही ना लिखते आप लोग, जगह है यहां पर, यही ना लिखते। देखना भाई ये 99 ये 100 है तो आप यही ना लिखते √98 √99 + √98 ये लिखते। और खुद सोचो रेशनलाइज करोगे तो तुम्हारे पास जो आएगा √99 - √98, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करोगे मेरे भाई, ये बताओ। और जैसे ही तुम माइनस करोगे तो देखो ये तो 1 हो गया और ऊपर ये आएगा, और तुम देखो कि √99 प्लस का इधर में प्लस का बचता, तो देखो इधर वाले माइनस से क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। वही मैं कह रहा था कि अगर पहले टर्म की दूसरी संख्या बच रही है तो आखिरी वाले टर्म की पहली संख्या बचेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, 9 इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलो ये सवाल देखो,
क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और 39 वर्ष का एक नया अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है, तो विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों कैसे इसको करेंगे ये जानते हैं, है ना। सभी लोग ध्यान से सुनना। ये बताओ 8 की औसत है 40, तो लो भाई सम होगा 8 इंटू 40, है ना। ये मतलब बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। 55 की मृत्यु हो गई, तो ये 55 भाई साहब चले गए और इनकी जगह पे 39 वाला आ गया। अच्छा बच्चों ये बताओ कि अभी भी कितने लोग होंगे, तो अभी भी 8 ही लोग होंगे। क्यों? क्योंकि एक गया तो उसकी जगह पे एक नया आ भी गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ कि यहां से अगर हम देखें तो 55 और -39, है ना, इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये बताइए कि 15 में 9 गया, माइनस का आएगा जो भी आएगा 6 आएगा, है ना। तो ऐसे ही देखो यार 40 और 15 यानी कि 16, यानी कि माइनस का 16 आएगा, ठीक। और बटे में क्या है 8, 8 से ये गया, ये कितने बार में 2 बार में, 40 में 2 गया बचेगा कितना 38, तो नया औसत क्या होगा 38। क्या ये जरूरत थी करने की? नहीं थी। क्यों नहीं थी ये जानो। भाई ये बताइए कि जो 40 है वो तो पहले से था ही था, एक गया उसकी जगह पे दूसरा आया, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंजेस नहीं होगा। किसमें चेंज हुआ है? 55 के स्थान पर 39 आया, तो ये बताइए कि ये कितने का बदलाव करके जा रहा है। ये 55 वाला गया, इसकी जगह 39 आ रहा है, तो कितने का बदलाव करेगा? तो बेटा टोटल में 16 का बदलाव करेगा। अगर टोटल में 16 का बदलाव कर रहा है और 16 का क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। टोटल में 16 की कमी होगी तो 8 लोगों में प्रत्येक में कितने की कमी होगी? तो जाहिर सी बात है 16 को 8 से भाग देखो 2 की कमी होगी। ये लो आंसर आ गया 38। ये दूसरा मेथड हो गया आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। चलो ये बताओ भाई फटाफट। कह रहे 864 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है और वह सी के हिस्से का 6 गुना है। तो बी का बताओ कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है ना। ए बी सी, ध्यान से सुनना भाई मेरे। ए के हिस्से का 8 गुना, है ना, बी के हिस्से का 12 गुना है, ठीक है। तो ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है, ठीक, और वह सी के हिस्से का 6 गुना है। चलो कटेगा 2 से, यही बोला था ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और वह सी के हिस्से का 6 गुना है, ठीक है। अब बताओ 2 से 4 बार में, ये 6 बार में, ये 3 बार में, तो 4a इक्वल टू 6b इक्वल टू 3c। बच्चे ए बी सी का रेशियो निकाला कैसे? 4 6 3 का एलसीएम 12 होता है, 4 के पहाड़े में 3 बार में, है ना, 6 के पहाड़े में 2 बार में, 3 के पहाड़े में 4 बार में, तो 3 2 4 के रेशियो में आप 864 को बांटो, 3 और 2 5 4 9, 9 बराबर 864, तो 1 बराबर 9 9 में 81, 5 बचा 9 छके 54, है ना। अब बताओ बी का हिस्सा निकालना है, मतलब कि 2 बराबर निकाल लो, तो 2 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 192 रुपया, है ना। 192 यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक। चलो ये सवाल देखो भाई।
कह रहे एक बेईमान दुकानदार बताता है कि वह शुद्ध मक्खन को उसके लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह उसमें वसा मिलाकर 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में मिलाए गए वसा का प्रतिशत बताओ कितना होगा कि जब वो ये बात जानता है कि मार्केट में वसा जो है, वसा अंग्रेजी में फैट बोला जाता है, वो फ्री में उपलब्ध है। बच्चों देखो, जब इसने फ्री की बात बोल दी ना, तो बेटा याद रखना कि जब ये भाई साहब ये कह रहे हैं, है ना, कि 25% प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने ऐसे सवालों में आपसे बोला था कि देखो, अगर आप लोगों को रेशियो निकालना है तो जो भी प्रॉफिट परसेंट दिया है इसका फ्रैक्शन कर दो, ऊपर वाला फैट होगा और नीचे दूध में मिला रहे ना, मक्खन में, है ना, तो बच्चे नीचे जो है ये आपका बटर हो गया। ठीक है, तो ये जो रेशियो स्टैंड करेगा ये फैट का और ये बटर का। सवाल तुमसे पूछा है कि बताइए वसा का प्रतिशत पूरे मिश्रण में, तो वसा का प्रतिशत निकालना है, तो वसा है 1 और पूरा मिश्रण कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 5 का, है ना। सवाल का उत्तर 20% हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही जवाब। बाकी इसको तुम बेसिक से चाहे लिगेशन से करके कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है ना। मैंने आपको ये मेथड बता रखा हूं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नया मेथड है। ठीक है, चलो अब ये सवाल देखो। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। ठीक है, यदि दोनों समान वेतन पाते हो तो श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत बताओ कितनी होगी, है ना। बच्चे बहुत सिंपल सा सवाल है ना। मान लो कि राम है, ये श्याम है, दोनों भाई हैं। ठीक है, ये भाई साहब 14, मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये 100 कमाते हैं तो ये भी 100 कमाएंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है कि यदि दोनों समान वेतन पाते हो, तो बताइए राम 14%, तो ये 14% अगर मान लीजिए बचत करते हैं तो श्याम 22%, तो ये 22% मतलब 100 में से 22 रुपए ये ले गए। ठीक, यदि दोनों समान वेतन पाते हो और श्याम 1540 रुपए, तो बताइए कि 22 जो है ये किसके बराबर होगा, 1540 रुपए के, है ना। सवाल में बोला कि राम की बचत मतलब कि 14 का मान निकालना है ना। तो कैसे निकलबो, 1540 बटे 22 मल्टीप्लाई 14, है ना। 11 से 2 बार में दिख रहा है ना, 11 एकम 11, हालांकि 22 से 7 ही बार में जा रहा था, कोई बात नहीं। 4 ये 2, ये बताओ 2 से 70, है ना, 14 सत्ते 98, यानी कि 980 रुपए सही जवाब। ठीक, चलो ये सवाल देखो। कह रहा किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, तो उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितना लाभ होगा। बहुत आसान सवाल है ना। 950 में बेचने पर 5% हानि मतलब 95 में बेचा, है ना। तो मेरे भाई 140 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो मैंने बोला 100 + x होगा, लगा लो। हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिमाग इतना तो काम कर ही रहा होगा। जब ये 950 है तो 95, तो ये अगर 1040 होगा तो ये 104 होगा, और जब ये 104 होगा तो x का मान 4 होना चाहिए। खत्म हो गया सवाल, है ना। बहुत सरल सा सवाल था। चलो ये सवाल देखते हैं। 8,000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 का बिक्री मूल्य अंकित है। ठीक, उस पर x% छूट देकर भी यदि उसे 12% पर बेचा जाए, 12% प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो बताइए x का प्रॉफिट मतलब x का मान क्या होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे ये जानो। ये बताइए 8,000 का तुमने लागत मूल्य रखा, ठीक, 11,200 रुपए का तुमने बिक्री मूल्य अंकित किया, ये मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, x% की छूट दिया, तो बताइए यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आता है, तो वो मैंने x मान लिया, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट है 12%, 112। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। बेटा ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये है CP/MP
100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, अगर याद आ रहा हो तो, है ना यार। ये भी तो ऐसे ही दिख रहा है, देखो ना, ये बताओ, ये जीरो कैंसिल, ये 112 ये 112, ये 80 तो ये 80, ये 80 कब होगा, तो x जब 20 होगा, ठीक, 20% सही जवाब। चलो ये सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है ये, है ना, ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कह रहे एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा है। बच्चों ये बताओ कि अगर कोई पहिया है ना, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये अपने 2πr यानी कि जो उसकी परिधि होगी उसके बराबर का चक्कर लगाता है ना। तो 10 चक्कर में कितना, तो 10 मल्टीप्लाई 2πr, है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7, और रेडियस इसने कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। लो 7 के पहाड़े में 3 बार में, है ना, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 दिया 66 दूनी 132 यानी कि 1320, इतनी दूरी वो तय कर लेगा, ठीक है। चलो आसानी सवाल था खैर। यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतः कोण 170 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ कितनी है ना। बेटा अंतः कोण होता क्या है, ठीक है, अंतः कोण होता क्या है, सुनो, अगर किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल निकालना हो तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, ये अंतः कोण का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई भी पॉलीगन में, है ना। अब बताओ कि अगर अंतः कोण का मान 170 डिग्री ये कह रहा है ना, तो सवाल में बोला है भुजा की संख्या बता दो, है ना भाई। तो ये बताइए कि ये जीरो हो गया, कैंसिल हमारा हुआ। अब भाई 18n तो ये हो गया, माइनस 36 बराबर 17n, तो बताइए 18 माइनस 17n, n बराबर कितना आ गया 36, इसका मतलब 36 उसमें भुजाएं होनी चाहिए, ठीक। चलो ये सवाल करते हैं। AD एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है ना। तो मान लीजिए कि ये आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक, ABC, है ना, और AD ये तुम्हारी हो गई बच्चे माध्यिका, ठीक। O उसका केंद्रक है, O उसका केंद्रक है, मतलब यहां पर ही आपका केंद्रक हो गया। चलो भाई AO 10 सेंटीमीटर है, बच्चे ये आप लोगों को 10 दिया हुआ है ना। OD की लंबाई, अरे यार इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता, बताओ ये रेशियो जब 2 होता है तो ये 1 होता है, तो ये 10 है तो ये 5 होना चाहिए। लो खत्म हो गया सवाल, है ना। अब कई बच्चे ये सोचेंगे सर इतना सवाल आसान आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। जिस बच्चों को ये बात नहीं पता तो उसके लिए तो बहुत कठिन चीज हो गई ना, बोलो हुई कि नहीं, बताओ। चलो एक मीनार की ऊंचाई h है, उसके आधार पर एक बिंदु जिससे मीनार की ओर 100 मीटर बढ़ने पर उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो h का मान बताओ। यार इसको भूगोली कर लो, अच्छा रहे। तुम्हें ये बात पता है, यहां से यहां देख रहे थे तो 30 डिग्री लग रहा था, यहां से यहां आ गए तो 60 डिग्री एंगल लग रहा है ना। अच्छा मैंने तुम्हें कई दफे बता चुका हूं, 60 के सामने मान लो √3 है तो ये कितना होगा, ये 1 होगा। ये 30 है तो ये √3 है, तो ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। 2 का मान दिया है कितना, 100 मीटर, 2 का मान 100 मीटर, 1 का मान 50, हाइट निकालना है वो हो जाएगा √3 का मान 50√3, ये आंसर होगा, ठीक। चलो एक आसान सा सवाल ये करते हैं।
तो यार आज एक सेकंड लोगो लगाना भूल गए। देखो ये चीज भूल गए थे हम, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए, √5 tan थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा, है ना। तो बच्चों √5 tan थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा, ठीक। मेरे प्यारे भाई ये बताओ क्या करोगे, इसको तुम sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हो, और ये 5 sin थीटा तो है, sin थीटा कैंसिल, है ना। यहां पर देख सकते हो कि √5 है, ये कटेगा तो एक √5 बचेगा, है ना। तो तुम्हारे पास आएगा sec थीटा इज इक्वल टू √5, है ना। sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी √5, है ना। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा तो ये क्या होगा, बेस, यानी ये √5 होगा तो ये 1 होगा। √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 1 4, और वो किसका होता है, 2 का, है ना, अगर यहाँ पे थीटा मान लिया जाए तो, है ना। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं यहां से निकालू तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 2/√5, तो इसका स्क्वायर भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोला है हमसे, है ना। तो ये 2/√5 का स्क्वायर मतलब कि 4/5 ये हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि 1/√5, तो ये बताइए कि ये हो जाएगा 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3/5, ये इसका सही जवाब, ठीक। चलो अब देखो, जैसे ये सवाल है आप लोगों को बेशक हो सकता है कि कठिन लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि ये सवाल कठिन है नहीं, ठीक है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं ये भी आपको पता लग जाएगा। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आप ज्यादा करा रहे हैं, है ना। हाँ, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पेपर मैं देख रहा हूं वो पैटर्न को बदलते जा रहा है, हर शिफ्ट में हर फेज में पैटर्न बदलते जा रहा है ना। कभी एडवांस, इवन एडवांस मेरे को दिख रहा है कि ज्यादा ही दे रहा है, ठीक है। तो बस भाई जैसा पैटर्न उस हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बस खत्म बात, है ना। क्या गलत कर रहा हूं बताओ। चलो ये बताओ, इसमें बोला गया है कि x + 1/x + 1 = 1 दिया है ना, और सवाल में तुमको पूछा गया है कि x + 1 की पावर 5 + 1/x + 1 की पावर 5 का मान क्या होगा, है ना। बेटा बहुत आसान सवाल है, सुनो। ये बताइए कि यहां +1 है, यहां +1 जोड़ दो, यहां भी +1 जोड़ दो, तो x + 1 और 1/x + 1 का वैल्यू 2 आ गया, है ना। और जब भी ये वैल्यू 2 होता है तो बेटा इस पूरे x + 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और वैसे भी देखो जब यहां 2 आ जाता है ना तो पावर यहां कुछ भी लगे आंसर आपका 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 इसका सही जवाब। चलो ये देखो, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर की गति से तैर सकता है ना। यदि जल धारा की गति 2 हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में, अच्छा दोनों समय पूछा है, मतलब टोटल समय पूछा है। ये बताइए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 10, जब बताओ धारा के विरुद्ध जाएगा तो 3 में से 2 को घटाओगे यानी 1, और जब धारा के साथ वापस आएगा तो 3 में 2 को जोड़ोगे, आंसर कितना, 12 घंटे का उसको शानदार समय लगेगा, ठीक। चलो ये सवाल देखो भाई मेरे, कह रहा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 की रफ्तार से चल रही है, यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई बताओ, है ना। बच्चे बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बताइए सुरंग की लंबाई L मान लिया, ट्रेन की लंबाई 800 मान लिया, है ना। स्पीड की बात करें तो ट्रेन की स्पीड है 78, इसको 5/18 से गुणा करना ना भूलना, क्यों, ताकि km/h मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए, है ना।
और समय है 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब बच्चों बताओ कि यहां पर 6 से 3 बार में ये 10 बार। ठीक है, 3 से ये भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 दूनी 6 और 3 से 18, बोलो भाई कटा। अब बताओ L प्लस 800 बराबर में, यहां से ये बताइए 26 पचे, तो 26 पचे होता है 130, और 130 इंटू 10 1300। अगर ये 1300 के बराबर आ रहा है तो L का वैल्यू बताओ 500 मीटर आएगा, है ना? तो सुरंग की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर। ठीक, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो ये देखो भाई सभी लोग फटाफट। कह रहे नल ए, बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, है ना? तो बच्चे ये बताओ, ए बी सी मिलकर 10, ये बोला ना? हाँ, अकेला नल ए इसे 30 मिनट में, और अकेला बी 40 मिनट में, और मैं क्या कह रहा हूं तुम सी अकेला कितने में? बहुत आसान सा सवाल, बताओ एलसीएम लोगे कितना आएगा? 120 आएगा। ये 10 से 12 बार में, ये 30 से 4 बार में, ये 40 से 3 बार में, है ना? अब बताइए ए की अकेले की क्षमता 4 है, बी की इतनी है 3 है, दोनों मिलाकर 7 हो गया। सी की कितनी होगी भाई? 5 होगी। समय कितना होगा सी का? तो 120/5 होगा, है ना? 120/5 करोगे तो कितना मिनट आएगा? 24 मिनट। आंसर खत्म। ये सवाल देखो, काफी बढ़िया सवाल है ये। कह रहे 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद, है ना, कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो काम 40 दिन में पूरा होना था वह 50 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम को छोड़ा था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेटा कैसे इस सवाल को किया जाए ये अब हम जानते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, है ना भाई। 10 आदमी जो है काम करना प्रारंभ करते हैं, कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। चलो भाई ठीक है, तो हुआ ये कि जो काम 40 दिन में होना था वो काम अब 50 दिन में पूरा हो रहा है ना? तो काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा था, यही तो निकालना है। तो सुनो मेरी बात कैसे करोगे बेटा। आपको पता है समेशन ऑफ एम डी इज इक्वल टू m1d1 प्लस m2d2 और सो ऑन चलता रहता है ना? अब बताओ, अब इसमें क्या बोला है? 1 मिनट, ये वाला मेथड लगाना सही रहेगा। काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो 40 दिन में होना था भाई, 40 दिन में होना था। इसका मतलब यह है कि जो 10 आदमी है इसको 40 दिन में कर सकते। वही मैं देख रहा था कि वो टोटल काम का होने का दिन वो कहां दिया हुआ है ना, वो आगे चल के दिया हुआ है। ठीक है, वो 40 दिन में। भाई जो काम 10 आदमी द्वारा 40 दिन में होना था, तो हुआ क्या कि 10 आदमियों ने कुछ दिन तक किया, है ना? 10 आदमियों ने कुछ दिन तक किया, तो मैंने कहा x दिन तक किया। अब बच्चों बताओ कि अगर x दिन तक किया, कितने आदमी चले गए? 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, 6 व्यक्ति काम करने के लिए बचेंगे। अब ये जो 6 व्यक्ति काम करने के लिए बचेंगे, तो जो काम 40 दिन में होना था वो काम 50 दिन में हो रहा है ना? अब इस बात को समझिएगा। ये बताइए कि भाई टोटल अगर काम 50 दिन में हो रहा है, इस 50 में से शुरू में x दिन तक तो 10 दिन किए, तो बाकी के बचे हुए 6 व्यक्ति कितने दिन तक किए होंगे? 50 माइनस x दिन तक। तो बेटा यहां पर 50 माइनस x आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो सॉल्व करा करते हैं। अब बताइए कि अगर मान लो इसको मैं सॉल्व करूं, है ना, तो इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो 10, ये 40 माइनस एक्स होगा, है ना, और ये 6, ये 50 माइनस एक्स होगा। देखो अभी एक लॉजिक भी बताऊंगा आप लोगों को, पहले इसे कर लेते हैं।
2 से 5 बार में, ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 200 माइनस का 5x और ये कितना 150 माइनस का 3x, है ना। हाँ, तो ये इधर आके ये 2x हो जाएगा अंतर और इन दोनों का अंतर 50 हो जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 25, यानी कि जो 4 व्यक्ति ने है बेटा 25 दिन के बाद काम छोड़ा था। ठीक है, आप सुनो लॉजिक इसमें सुनना, ठीक है, लॉजिक इसमें सुनना बेटा, लॉजिक सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। ये बताओ 10 आदमी 40 दिन में कर सकते थे, कर सकते थे, ठीक है, नहीं किए ना, तो 10 आदमियों ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10 आदमियों ने x दिन तक किया, काम कितने दिन का था उनका 40 दिन का था, तो 10 आदमियों ने 40 दिन ना करके x दिन किया, तो उनका काम कितने दिन का बच गया, तो बेटा 10 आदमियों का 40 माइनस x दिन का काम बच गया। क्यों? क्योंकि x दिन कर लिया था उन्होंने, तो बेटा इतने दिन का काम बच गया। अब 10 आदमियों का जो इतने दिन का काम बचा है, इसी काम को कितने आदमी करेंगे, 6 आदमी करेंगे, और इनके पास कितना दिन है, तो बेटा ये टोटल 50 दिन में करते थे, है ना, टोटल काम 50 दिन में कर रहे हैं। तो ये बताइए कि लेकिन x दिन तक तो 10 आदमियों ने कर लिया, तो ये 6 आदमी कितने दिन तक करेंगे, लो सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 25 आ जाएगा। ठीक है, ये है लॉजिक, मतलब इसमें मैंने m1 d1 लगा दिया, सॉल्व कर रहे हैं, देखो यही आंसर आएगा। चलो फिलहाल ये सवाल देखते हैं। कह रहे यदि 12,500 रुपए की राशि को 12% वार्षिक की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, है ना। अब बताओ बच्चों, इसमें 2:1 लगा सकते हो। अब बोलोगे सर क्यों, अरे भाई मेरे ये बताओ, 1 साल का समय दिया है और अर्धवार्षिक चाहता है, तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक। जब n का वैल्यू 2 होता है तो 2:1 लगाओ ना, क्या दिक्कत है ना। और वैसे भी देखो इसने चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना, हालांकि देखो बच्चों यहाँ पे इसने चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ऐसा लिखा तो है नहीं, है ना। ये तो बड़ी दुविधा हो गई। खैर हम लोग मान के चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलते हैं। हालांकि देखो सवाल में लिखता है, हाँ सवाल में वैसे लिखता है, लेकिन यहाँ पे लिखा कहीं मेरे को नजर तो नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलते हैं, ठीक है। अब बताओ कि जो 12% वार्षिक है वो आपका कितना हो जाएगा, 6% अर्धवार्षिक, ठीक है। और 12,500 पे जरा बताओ कि सबसे पहले 6% 12,500 का निकालोगे, है ना, 0 0 कैंसिल, है ना। अब 125, तो सबसे पहले देखो ये आपका 6 पचे 30, 3 बचा, 12 छक 72, 3 75, यानी कि 750 ये हो गया। अब देखो इसका 6% निकालोगे, अब 750 का 6% निकालोगे, है ना, तो इसका भी 6% निकालोगे, तो बताओ 0 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े में 15 बार में, 5 के पहाड़े में 2 बार में, है ना, और 2 के पहाड़े में 3, 15 3 45 हो गया। तो 7.5 दूनी 1500 और प्लस ये 45, सवाल का उत्तर हो गया भाई 1545 रुपए, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन सही जवाब। चलो ये देखते हैं हम। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% की दर से साधारण ब्याज पे उधार दी, ठीक है। कुछ राशि 4 पे और कुछ राशि 5 पे, ऐसा इसने बोला है, ठीक। और टोटल अगर उसे 1 वर्ष में 700 रुपए ब्याज मिला, बेटा एलिगेशन मेथड लगाओ सबसे बेस्ट, है ना। तो ये बताओ
कि 700 रुपए का जो ब्याज मिला है वो टोटल कितने पे, 16,000 पे, है ना। मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, है ना। 2 से 8 बार में, ये 35 बार में, अब कटेगा नहीं, इसको यहीं लिख दो 35/8, सभी को 8 से गुणा कर दो। एक काम करो, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये बताओ, ये 40 से 35 5 हो जाएगा, ये 35 और ये 32, तो ये 3 हो जाएगा। 5 और 3 के रेशियो में 16,000 को बंटवारा करोगे, लेकिन हमें 4% वाला चाहिए, है ना। तो 5 और 3 8, 8 बराबर 16,000, तो 1 बराबर 2,000, तो 5 बराबर 10,000। आंसर सही होगा, खत्म सवाल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब, खत्म हो गया सवाल, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए, है ना। और अब मैं जो आगे जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दूंगा, ठीक है। लेकिन देखिए बात वही हो जाती है ना कि यार हमें ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि रेलवे का पेपर है, बहुत ज्यादा लेवल भी मैं नहीं बढ़ा सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। और हमारे साथ इसी तरीके से लगातार हम पे भरोसा जताने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू एवरीवन। और एक जरूरी बात और, जो भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो और मेन अगर एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा बैच 8 फरवरी से लेकर आ रहे हैं, शाम को 4 बजे से, ठीक है। मैथ्स रहेगा और 5 बजे से इंग्लिश रहेगा, 8 फरवरी से। और इस बैच की जो फीस रहेगी, अगर मैथ्स में लेते हो एडमिशन तो 1499 यानी कि 1499, इंग्लिश में 1499, और अगर आप दोनों बैचेस को ज्वाइन करते हो तो जोड़ी ऑफर में आप लोगों को सिर्फ 2299 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें कि आप वीडियो को कितने बार भी देख सकते हैं अपने मुताबिक, और 1 साल तक इस वीडियो को आप जितना मन करे उतने बार आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स है, समझ लीजिए कि हम लोगों के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है, ठीक है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको जरूर लीजिए, और जो भी बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। और ज्यादा डिटेल अगर आप चाहते हो इसके बारे में, बैचेस के बारे में, तो जो नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा है नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल इस बैच के बारे में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।